सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हमारी वेजिटेबल्स स्टार्ट है। इससे पहले हमने फ्रूट्स पढ़े थे और लगभग मैंने सारे ही फ्रूट्स को कवर किया था और सभी को टॉपिक वाइज मैंने आपको क्या करवाई थी, टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाई थी। सबका मैंने एक एक टॉपिक के हिसाब से सॉल्व करवा दिया था। अब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे टोमेटो और उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो पूरी क्लास को हम अटेंड करेंगे और इसी के साथ में आपको कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कंफ्यूजन करने के लिए कौन कौन सी किस्मों को पूछा जाता है और किस प्रकार से आपको जो टोमेटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है कि गरीब का संतरा किस फल को बोला जाता है। क्वेश्चन क्या है, गरीब का संतरा किस फल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टमाटर, बी है हमारा बैंगन, सी है हमारा भिंडी और डी है हमारा प्याज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो गरीब का संतरा, अभी आपको पता है कि हम टोमेटो पढ़ रहे हैं, तो गरीब का संतरा क्या हो जाएगा, टोमेटो को गरीब का संतरा बोला जाता है, ठीक है। टोमेटो को क्या बोला जाता है, गरीब का संतरा बोला जाता है, ठीक है। इसके भी 2-3 उपनाम और है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर सेकंड नंबर है वोल्फ एप्पल किसको बोला जाता है, ठीक है। तो वोल्फ एप्पल पूछा गया है किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टोमेटो, बी है हमारा बैंगन, सी है हमारा भिंडी और डी है हमारा प्याज। तो आप सबको पता है कि वोल्फ एप्पल किसको बोलते हैं, वोल्फ एप्पल बोलते हैं टोमेटो को। किसको बोला जाता है, टमाटर को वोल्फ एप्पल बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी नाम हैं मैं बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। तो देखिए, इसको गरीब का संतरा बोलते हैं, टमाटर को क्या बोलते हैं, टोमेटो को बोलते हैं गरीब का संतरा, फिर इसको बोलते हैं वोल्फ एप्पल, फिर इसको बोलते हैं विलायती बैंगन। क्या बोलते हैं, इसको विलायती बैंगन के नाम से भी जानते हैं। और इंग्लैंड में इसे लव एप्पल बोला जाता है। इंग्लैंड में क्या बोला जाता है इसको, इंग्लैंड में इसको लव एप्पल के नाम से जाना जाता है। वापस से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जैसे कल मैंने सवाल किया था स्टार एप्पल किसको कहते हैं, तो स्टार एप्पल कहते हैं फालसा को, ठीक है। उसी प्रकार से वोल्फ एप्पल किसको कहते हैं, वोल्फ एप्पल कहते हैं टमाटर को। गरीब का संतरा किसको कहते हैं, गरीब का संतरा कहते हैं टमाटर को। वहां पर ऐसे भी आ सकता है पुअर मैन ऑरेंज, पुअर मैन ऑरेंज बोल सकता है वो। तो पुअर का मतलब गरीब, ऑरेंज का मतलब संतरा। तो पुअर मैन ऑरेंज किसको कहेंगे, संतरा को, सॉरी टमाटर को कहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में विलायती बैंगन, विलायती बैंगन किसको कहेंगे, विलायती बैंगन भी हम कहेंगे टमाटर को, ठीक है। लव एप्पल, लव एप्पल भी हम किसको कहेंगे, टमाटर को। बहुत ही बिल्कुल आपके यहाँ पर आपकी 2 तैयारियां एक साथ हो रही हैं। जेट ICR BHU की तो हो ही रही है, इसके अलावा सुपरवाइजर की तैयारी भी आपकी बिल्कुल बेस से तैयार हो रही है, ताकि आपको आगे सारे कॉन्सेप्ट अगर अभी क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप ये देखिए कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सुपरवाइजर की तैयारी भी साथ साथ होने वाली है, क्योंकि वो वैकेंसी भी जस्ट कमिंग आने ही वाली है, नई वैकेंसी सुपरवाइजर की। देखिए क्या है, टमाटर का वानस्पतिक नाम है, टमाटर का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोलेनम लाइकोपर्सिकम, बी है हमारा सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सी है हमारा लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकोम और डी है हमारा उपरोक्त सभी। जवाब आपको देना है सोलेनम लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकोम या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए इसका, क्या है इसका जवाब। तो बताना है आपको टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोलेनम लाइकोपर्सिकम, बी है हमारा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सी है हमारा लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकोम और डी है हमारा उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब, टमाटर का वानस्पतिक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम या फिर लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकोम या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। आपकी जो 11th और 12th की बुक है उसके अंदर नाम दे रखा है लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकोम, ठीक है। ये इसका लेटेस्ट साइंटिफिक नेम है, अभी जो हाल ही में चल रहा है वो इसका क्या है, वो इसका वानस्पतिक नाम है। लेकिन इसका जो सबसे पुराना नाम था वो था लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या था, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसको सबसे पहले बोला जाता था। फिर इसका नाम चेंज किया, नाम चेंज करने के बाद में इसका नाम क्या कर दिया, सोलेनम लाइकोपर्सिकम कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले वाला नाम तो ये होगा, फिर इसके बाद में नाम चेंज किया सोलेनम लाइकोपर्सिकम और फिर इसके बाद में नाम चेंज किया लास्ट, सबसे लास्ट में लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकोम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी
इसका आंसर हो जाएगा अभी उपरोक्त सभी। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का सवाल नहीं आएगा, मैंने ये तीनों ही नाम को आपको बताने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चंस ऐड किया है। ठीक है, ध्यान रखना, टमाटर का वानस्पतिक नाम, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ टमाटर का वानस्पतिक नाम पूछा जाता है तो वो एक ही ऑप्शन देगा तीनों में से, और मोस्टली वो देगा ये नया वाला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना, ये नया वाला ऑप्शन देगा। और जिसने अभी पुरानी बुक में पुराना ही डाटा पढ़ रहे हो तो उसको अपडेट कर लेना। अब जो नाम चेंज हो गया है वो हो गया है लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकॉम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर किस कुल का पादप है? जो हमारा टमाटर है वो किस कुल का पादप है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोलेनेसी, बी है हमारा मालवेसी, सी है हमारा टिलियेसी और डी है हमारा क्रूसीफेरी। बताना आपको है, बताइए जल्दी से, टमाटर किस कुल का पादप है? सोलेनेसी, मालवेसी, टिलियेसी या फिर क्रूसीफेरी? बताइए जल्दी से, टमाटर किस कुल का पादप है? सोलेनेसी, मालवेसी, टिलियेसी या फिर क्रूसीफेरी? ए, बी, सी और डी। जिसने इसका जवाब दिया है सोलेनेसी, बिल्कुल सही जवाब है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, जैसे ही आप नाम बोलते हो टोमेटो का, सोलेनम लाइकोपर्सिकम या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम या सोलेनम लाइकोपर्सिकम या जो भी इसका नाम है, तो उसका नाम में सोलेनम आ जाता है और उससे आप अंदाजा लगा के को रिलेट करके याद कर सकते हो कि टमाटर का जो कुल है वो कौन सा हो जाएगा? टमाटर का कुल हो जाएगा सोलेनेसी। अब देखिए सोलेनेसी तो ज़्यादा वेरी नहीं करता क्योंकि ये तो आ जाता है, लेकिन जो मालवेसी कुल होता है उसकी सब्जी आपको याद नहीं रहती। तो देखिए दो ही है, अगर आपको सब्जियों के अंदर पूछा जाता है तो मालवेसी भिंडी, और अगर आपको क्रॉप के अंदर पूछा जाता है तो मालवेसी होगा कपास। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं स्टूडेंट्स, ये आएगा। अगर वो आपसे फैमिली पूछेगा तो या तो पूछेगा वो इसकी, या पूछेगा वो आपसे फालसा की, जो फालसा की होती है टिलियेसी, या फिर वो आपसे पूछेगा तिल की, और तिल की होती है पेडिलियेसी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो डिफरेंट है ना उसी को वो पूछेगा आपसे। ठीक है, तो याद कर लेना, तिल की, भिंडी की, कपास की और फालसा की, करुंदा की, इसकी याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। टमाटर का उत्पत्ति स्थान है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत, बी है हमारा चीन, सी है हमारा पेरू और डी है हमारा जापान। भारत का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? भारत, चीन, पेरू या जापान? जवाब दीजिए। टमाटर का उत्पत्ति स्थान है भारत है, चीन है, पेरू है या फिर जापान है? भारत का टमाटर का उत्पत्ति स्थान बताना है। जिसने इसका जवाब दिया है पेरू, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में पेरू लिखा हुआ नहीं आता है, तो पेरू कहाँ पर है? पेरू दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? पेरू साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में है। तो अब देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, ऑप्शन में पेरू है तो आपको पेरू पे टिक करना है। अगर ऑप्शन में पेरू नहीं है तो आपको दक्षिण अमेरिका पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? दक्षिणी अमेरिका पे टिक करना है। अगर दक्षिणी अमेरिका भी नहीं है और उसमें लिखा हुआ है दक्षिणी अमेरिका को इंग्लिश में साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका भी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो साउथ अमेरिका है वहां पर ही क्या है? वहां पर ही पेरू है। ठीक है, साउथ अमेरिका में ही पेरू है और वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जिसको अभी तक पता नहीं है उत्पत्ति स्थान क्या होता है, उत्पत्ति स्थान का मतलब ये होता है कि उस पौधे को सबसे पहले वहां पर क्या किया गया था? नोटिस किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो टमाटर है इससे पहले कहीं और भी उगता हो, लेकिन जो सबसे पहले नोटिस किया गया था वो उसका उत्पत्ति स्थान कहलाएगा। ठीक है, तो जन्म स्थान भी कहलाता है, उत्पत्ति स्थान भी कहलाता है, ओरिजिन प्लेस भी कहलाता है। ठीक है, और इसको उद्भव केंद्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उद्भव केंद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। सबसे पहले अगर आप हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली जो क्रॉप आती है वो यही आती है और सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फ्लोरिकल्चर पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहली जो क्रॉप आती है वो आती है रोज। आप पोमोलॉजी पढ़ते हो यानी कि फल विज्ञान पढ़ते हो तो सबसे पहली क्रॉप आती है मैंगो। तो जो सबसे पहली क्रॉप आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप एग्रोनॉमिक क्रॉप पढ़ते हो तो सबसे पहली क्या आती है? गेहूं आती है, धान आती है, तो दोनों में से एक आती है, तो वो इंपॉर्टेंट है सारी ही क्रॉप। इसी प्रकार से टोमेटो इंपॉर्टेंट है। बताना है टोमेटो का फल का प्रकार, टमाटर का फल का प्रकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सरस, बी है हमारा अस्टिल, डी है हमारा सी ड्रूप और डी है हमारा एरिल। बहुत ही इजी वे में पूछा है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सरल दिए हैं मैंने। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? टमाटर का फल का प्रकार है, टमाटर का फल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सरस, बी है हमारा अस्टिल, सी है हमारा ड्रूप और डी है हमारा एरिल। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है सरस, बिल्कुल सही जवाब है। जो टमाटर का फल का प्रकार होता है वो होता है सरस। और इस सरस को और क्या बोलते हैं? इस सरस को इंग्लिश में बेरी के नाम से जाना जाता है। इस सरस को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? सरस को इंग्लिश में बेरी के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का खाने वाला भाग है। टमाटर का जो भाग है वो कौन सा भाग है जो हम खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हमारा फल है, बी है हमारा सीड कोट, सी है हमारा ब्लू स्टार और डी है हमारा एरिल। अब जवाब आपको देना है टमाटर का खाने वाला भाग, यानी टमाटर का जो पौधा होता है उस पे जो टमाटर होता है वो उस पौधे का कौन सा भाग होता है? फल होता है, पत्ती होता है, जड़ होता है, फूल होता है, तना होता है, क्या होता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला फल बिल्कुल सही जवाब है। जो टमाटर का खाने वाला भाग है वो क्या हो जाएगा? टमाटर का खाने वाला भाग होगा फल। क्या होगा? टमाटर का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? टमाटर का खाने वाला भाग फल कहलाता है। टमाटर का खाने वाला भाग क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंथोसाइनिन, बी है हमारा लाइकोपीन, सी है हमारा टेनिन और डी है हमारा कोई नहीं। अब जवाब आपको देना है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर का लाल रंग बताना है आपको किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, टेनिन या फिर कोई नहीं। जवाब दीजिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, टेनिन या फिर कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला लाइकोपीन बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ध्यान से देखना, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है और जो डेवलपमेंट होता है उसका वो लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कितने में होता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाल रंग का फॉर्मेशन होता है और लाइकोपीन वर्णक या लाइकोपीन पिगमेंट बनता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में पाए जाने वाला विटामिन है। अब आपको विटामिन बताना है टमाटर में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन बी, दोनों और कोई नहीं। बताइए जल्दी से, टमाटर में विटामिन कौन कौन सा पाया जाता है? टमाटर में विटामिन बताना है। टमाटर के अंदर विटामिन, जिसने जवाब दिया है दोनों, थोड़ा सा गलत है आपका जवाब। देखिए जो टमाटर के अंदर विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही टमाटर के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, बी नहीं पाया जाता है। टमाटर में पाए जाने वाला विटामिन अगर आपसे पूछा जाता है तो जवाब आपका क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन सी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, बी है हमारा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, सी है हमारा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और डी है हमारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। जवाब आपको देना है टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम, एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जेट ICR BHU का हो या आपका कोई नौकरी का एग्जाम हो, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सेम ही रहेगी। टमाटर की क्रॉप ही रहेगी, आम आम ही रहेगा, केला केला ही रहेगा, चीकू चीकू ही रहेगा, बरसात बरसात ही रहेगी। ठीक है, तो बताना है आपको टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होगा। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता, जो 21 से जो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वो इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो उसके बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त माना जाता है, सूटेबल माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के तापमान में टमाटर का पौधा अच्छा फलता फूलता है और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे 1-2 बार जेट में और सुपरवाइजर में एक बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से देखना थोड़ा। क्वेश्चन पूछा गया है, टमाटर में परागण हेतु तापमान आवश्यक है। जो टमाटर में परागण होता है, परागण के बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद में फूल से फलों का निर्माण होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है परागण, जिसमें पराग कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या नर भाग से मादा भाग की तरफ जाते हैं, या नर भाग मादा भाग में मिलता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो टमाटर में परागण होता है उसके लिए भी एक तापमान, एक स्पेसिफिक तापमान की आवश्यकता होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वो टेम्परेचर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 12 डिग्री सेल्सियस, बी है हमारा 18 डिग्री सेल्सियस, सी है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस और डी है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। अब जवाब आपके हाथों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। अभी आपकी एक साथ 2 तैयारी हो रही है, बिल्कुल आपकी एक साथ सुपरवाइजर और जेट ICR BHU दोनों की तैयारी हो रही है। कोई सा भी एग्जाम हो चाहे इंडिया में, ये एग्रीकल्चर के अंदर आपका अगर एग्रीकल्चर सिलेबस में है तो ये आपके बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो जवाब क्या दिया आपने? टमाटर में परागण हेतु आवश्यक तापमान, देखिए जिसने जवाब दिया है 18 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्या होता है,
टमाटर के अंदर जो तापमान होता है वो एग्जिट अगर तापमान पूछा जाए तो वो 18 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान पर क्या होता है, जो परागण की क्रिया होती है वो क्या होती है, परागण की क्रिया सही ढंग से सुचारू रूप से होती है। अगर इससे थोड़ा कम ज़्यादा तापमान होता है तब भी परागण तो होता है, लेकिन परागण के बाद में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो सही ढंग पूर्वक नहीं हो पाता। वो सही ढंग पूर्वक नहीं होगा तो क्या होगा, फलों का निर्माण नहीं होगा और उपज हमें कम प्राप्त होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो अब क्वेश्चन आएंगे वो अभी तक तो क्या नॉर्मल आ रहे थे, अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। और अभी देख लोगे तो देख लोगे, एक अभी ऑनलाइन क्लास में आपकी सारे सॉल्यूशन क्लियर हो जाएंगे, वरना फिर वीडियो सेव होने के बाद में देखोगे फिर कहोगे सर अब हम क्या करें, तो फिर आप मैसेज करते हो फिर कि सर इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका नहीं, तो मैं सभी एक ही साथ बता देता हूं आपको। तो देखिए टमाटर में लाइकोपिन जो वर्णक है उसके विकसित होने हेतु तापमान, तो अभी मैंने बताया आपको कि परागण के लिए तापमान क्या होता है, परागण के लिए तापमान होता है 28 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा गया है कि लाइकोपिन वर्णक के लिए तापमान बताना है आपको, लाइकोपिन वर्णक के लिए कौन सा तापमान सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वालिटी वाले जो एग्जाम होते हैं ना उनमें भी, जो बैंक का एग्जाम होते हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 डिग्री, 18, 25 और 40, क्या होगा इसका जवाब बताइए जल्दी से। ए, बी, सी और डी। जिसने इसका जवाब दिया है सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो टमाटर में लाइकोपिन वर्णक हेतु तापमान होता है वो कितना होता है, टमाटर के अंदर लाइकोपिन वर्णक हेतु जो तापमान माना गया है वो उपयुक्त तापमान माना गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द लाइकोपिन पिगमेंट डेवलपमेंट फॉर्मेशन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपिन फॉर्मेशन होता है बहुत अच्छे तरीके से। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर हेतु उपयुक्त मृदा आवश्यक है। टमाटर हेतु उपयुक्त कौन सी मृदा आवश्यक मानी जाती है टमाटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए हमारा लाल मृदा, बी है हमारा लेटराइल मृदा, सी है हमारा बलुई मृदा और डी है हमारा उपरोक्त सभी। जवाब आपके हाथों में है, बताना है कि क्या होगा इसका जवाब। टमाटर हेतु उपयुक्त मृदा आवश्यक होगी। टमाटर की जब खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त तापमान बता दिया मैंने, परागण के लिए उपयुक्त तापमान बता दिया मैंने आपको ये भी बता दिया कि टमाटर के लिए जो लाइकोपिन होता है उसका तापमान क्या होता है। अब मिट्टी बतानी है, जिसने सी जवाब दिया है बलुई दोमट बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने उपरोक्त सभी जवाब दिया है उनका जवाब थोड़ा गलत है। क्योंकि देखिए जो लाल मिट्टी होती है उसी को हम लेटराइट मृदा मिट्टी कहते हैं, और इस प्रकार की मिट्टी में हालांकि उगाया तो जा सकता है टमाटर, ऐसी बात नहीं है, उगाया जा सकता है, लेकिन जो एक संपूर्ण वैज्ञानिक विधि से जो अपन खेती करते हैं वो खेती बलुई मिट्टी में ही कर सकते हैं। और एक बात और बता देता हूं, अगर आपसे कपास के लिए मिट्टी पूछी जाती है तो कपास के लिए हमेशा आपको काली मिट्टी टिक करना है। देखिए अब याद कैसे करना है, काली मिट्टी में पहला वर्ड जो है वो के है, और कपास में भी पहला वर्ड क्या है, के है। काली मिट्टी में भी के, कपास में भी के, तो इस प्रकार से कोरिलेट करके याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है तो इसकी भी एक अमेजिंग ट्रिक बताता हूँ, ये मिट्टी पाई जाती है कोटा संभाग के अंदर। ठीक है, तो अब देखो तीनों के आगे के दिया गया है, कोटा में भी के है, काली में भी के है और कपास में भी के है। अब देखिए ऐसी अमेजिंग ट्रिक आपको कहाँ मिलेगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई तो अब लाइक कर दीजिए, न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 25 यानी 25 जून को आपका बहुत ही घमासान एक टेस्ट होगा जिसमें बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आएंगे, और वो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जैसे पीछे टेस्ट हुआ था उस प्रकार से देना है। और इस प्रकार थोड़ा सिस्टम को और इस बार और डेवलप किया गया है। तो 1 मिनट के लिए मैंने आपको टाइम दिया था, लेकिन 3 मिनट तक स्टूडेंट क्या कर रहे थे, 3 मिनट तक आंसर भेज रहे थे। इस बार थोड़ा और डेवलप कर दिया, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो 25 तारीख को सुबह ठीक 11:30 बजे टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन यूट्यूब पर। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता नहीं था इसलिए उनको जानकारी देनी थी। अब देखिए टमाटर की कौन सी किस्म हॉट सेट है, टमाटर की कौन सी किस्म हॉट सेट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूसा शीतल, बी है हमारा पूसा हाइब्रिड 3, सी है हमारा अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। अब देखिए हॉट सेट क्या होता है, अब पहले चैटिंग बंद कर दीजिए और ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। चैटिंग बंद कर दीजिए और ध्यान से समझ लीजिए कि टमाटर की कौन सी किस्म हॉट सेट कहलाती है, फिर बताऊंगा कोल्ड सेट, फिर बताऊंगा। अब क्योंकि अब क्वेश्चन किस्मों वाले आ गए हैं इसलिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आते ही आते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी किस्म हॉट सेट है। अब हॉट सेट का मतलब क्या होता है, देखिए हॉट सेट का मतलब ये होता है कि ऐसी किस्म जो अधिक तापमान को सहन कर सकती है, ऐसी किस्म जो अधिक तापमान को सहन कर सकती है या अधिक तापमान वाले इलाकों में उगाई जा सकती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर की कौन सी किस्म हॉट सेट है, या इसको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि टमाटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो अधिक तापमान सहन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूसा शीतल। शीतल का मतलब क्या होता है, शीतल का मतलब होता है ठंडा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा है पूसा
हाइब्रिड 3, पूसा हाइब्रिड 3 हो सकती है। फिर तीसरा क्या है, अर्का मेगाली। मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ से हमारी होती है बरसात, तो अर्का मेगाली, मेगाली यानी बरसात वाले इलाकों में उगाने वाली है, तो ये भी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है पूसा रूबी, तो ये भी हो सकती है। तो अब आपके 2 ऑप्शन तो कट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप है ना, ये एक अमेजिंग ट्रिक बताई है मैंने आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। अगर आपको नहीं आता है तो इस प्रकार से आप उस पर दिमाग लगाकर उसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं आपको, तब तो आपको बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, गलत आंसर करना ही नहीं। अगर आपको आ रहा है 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 ऑप्शन आ रहे हैं या 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो तब तो आपको बिल्कुल 101%, 3 में तो ले सकते हो, लेकिन 2 ऑप्शन जब आपको आ रहे हैं तो 101% आपको वहां पर रिस्क लेनी है और आपको टिक मार्क करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल टच मत करना। अगर 4 में से 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। 50-50 होता है, वहां पर 50% चांस सही होने के होते हैं, 50% चांस गलत होने के होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसा करना ही है। अगर देखो आपके ऐसे 3 सवाल हैं एग्जाम में, 3 में से अगर आप 2 भी गलत कर देते हो और 1 भी सही कर देते हो, तो 3 के 2 के आपके 2 नंबर कट जाते हैं और 1 का आपका 2 नंबर मिल जाता है। फिर भी आप 50-50 के अंदर आप जीत में रहते हो। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान रखना कि जब 2 ऑप्शन रहते हैं तब आपको रिस्क लेनी है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के फंडे भी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्लियर करना है एग्जाम। ठीक है, अब देखिए टमाटर की हॉट सेट किस्म अगर बात की जाए तो पूसा हाइब्रिड 3, पूसा हाइब्रिड 3 जो है वो हॉट सेट वेराइटी है, इसको हॉट सेट वेराइटी बोलते हैं। ये लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर उगाई जाती है। जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, उन क्षेत्रों में उगाने हेतु पूसा हाइब्रिड 3 एक उपयुक्त किस्म है और इसको हॉट सेट किस्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में या हॉट सेट किस्म के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए इससे रिलेटेड है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर की कौन सी किस्म कोल्ड सेट के नाम से जानी जाती है। अब हॉट का मतलब गर्म था, अब कोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब मैंने पहले बताया था आपको जवाब अब आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूसा शीतल, बी है हमारा पूसा हाइब्रिड 3, सी है हमारा अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। जवाब आपको देना है कि टमाटर की कौन सी किस्म कोल्ड सेट कहलाती है। टमाटर की कौन सी किस्म कोल्ड सेट कहलाती है, पूसा शीतल, पूसा हाइब्रिड 3, अर्का मेघाली और पूसा रूबी। क्या होगा इसका जवाब, टमाटर की कौन सी किस्म कोल्ड सेट कहलाती है, पूसा शीतल, पूसा हाइब्रिड 3, अर्का मेघाली और पूसा रूबी। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला पूसा शीतल बिल्कुल सही जवाब है। देखो शीतल का मतलब होता है ठंडा और कोल्ड का मतलब भी होता है ठंडा। तो इस प्रकार से आपको कनेक्टिंग वर्ड्स को पकड़ना है और कोरिलेट करके आपको याद करना है। कोरिलेट का मतलब होता है संबंध बनाकर याद करना है। ठीक है, कोल्ड का मतलब आपको दिमाग लगाना है, कोल्ड दैट मीन्स ठंडा, और पूसा शीतल, शीतल दैट मीन्स ठंडा, तो ये भी ठंडे इलाकों में उगाई जा सकती है। अब ठंडे इलाकों का मतलब यहाँ पर क्या है, ये समझिए कि ठंडे इलाकों का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इस किस्म का मतलब ये है कि जहाँ पर अधिक सर्दी पड़ती है और पाला पड़ता है, जहां पर अधिक सर्दी पड़ती है और पाला पड़ता है, उन क्षेत्रों में टमाटर की इस किस्म पर पाले का प्रभाव भी नहीं होता है और अधिक ठंड का प्रभाव भी नहीं होता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस कम से कम उस तापमान तक भी इसको उगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ठंडे क्षेत्रों में और कम तापमान वाले क्षेत्रों में और 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले क्षेत्रों में पूसा शीतल को उगाया जा सकता है, और जो गर्म होते हैं उसके लिए पूसा हाइब्रिड 3। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए जाएंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान फर्स्ट बार जब सीखता है ना, तो वो फर्स्ट बार अगर उसने सही ढंग से कैचअप कर लिया और सही तरीके से सीख गया तो फिर वो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। और फर्स्ट बार ही उसने थोड़ी सी लापरवाही कर दी ना, तो फिर ज़िंदगी भर आप उसको करते रहो, फिर वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके मन में बच जाएगा कि यार अब मैं नहीं सीख सकता, मेरे को याद नहीं रहता। तो आप जो आप सोचते हो आप वैसा ही बनते हो, जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। ध्यान रखना, आप सोचोगे आई एम इंटेलिजेंट तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं आता, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूँ पॉजिटिव रहो और पढ़ते रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टमाटर की कौन सी किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त मानी गई है। टमाटर की कौन सी किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूसा गौरव, बी है हमारा पूसा दिव्या, सी है हमारा अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। जवाब आपको देना है, मैं पहले बता चुका हूँ इसका जवाब बता चुका हूँ मैं, आपको जवाब देना है टमाटर की कौन सी किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है। बताइए जल्दी से। फिर इसके बारे में मैं आपको और 2-3 किस्में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से, टमाटर की कौन सी किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु, जिसने दिया है मेघाली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए
अब जो किस्मों के नाम होते हैं ना, वो किस्मों के नाम जो होते हैं ना, वो उसकी क्वालिटी होती है ना, वो उसके अंदर ही छुपी होती है, बस थोड़ा सा आपको उसको ध्यान देना होता है। अब जैसे मैंने पूसा शीतल बताया, फिर मैंने बताया आपको पूसा हाइब्रिड थीम, तो पूसा हाइब्रिड थीम तो हालांकि नहीं है उसमें, लेकिन पूसा शीतल में उसका नाम शो हो रहा था, ठीक है। अब इसमें भी शो हो रहा है, देखिए अर्का मेघाली, मेघ का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब होता है बादल, बादल से क्या होती है, बरसात होती है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या पूछा गया है, वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी हो जाएगी, वर्षा आधारित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म हो जाएगी अर्का मेघाली। तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी किस्म कौन सी है और कौन सी किस्म को कैसे याद करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। टमाटर की कौन सी किस्म उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित का मतलब होता है म्यूटेंट वेराइटी, तो वो हिंदी में भी म्यूटेंट वेराइटी लिख के आ सकता है वहां पे, ध्यान रखना। तो पूसा गौरव फर्स्ट, पहला ऑप्शन है पूसा गौरव, दूसरा है पूसा दिव्या, तीसरा है अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। टमाटर की कौन सी किस्म उत्परिवर्तित किस्म है, बताना है आपको, टमाटर की कौन सी किस्म उत्परिवर्तित किस्म है, पूसा गौरव, पूसा दिव्या, अर्का मेघाली और पूसा रूबी। क्या होगा जवाब, टमाटर की कौन सी किस्म उत्परिवर्तित किस्म मानी जाती है, पूसा गौरव, पूसा दिव्या, अर्का मेघाली और पूसा रूबी। जिसने इसका जवाब दिया है, टमाटर की कौन सी किस्म उत्परिवर्तित किस्म, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला पूसा दिव्या, बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा दिव्या है वो एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म है, पूसा दिव्या है वो टमाटर की एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेंट किस्म है। अब उत्परिवर्तित या म्यूटेंट किस्म कैसे होते हैं, देखिए जो टमाटर होता है उसकी जो जीनी संरचना होती है उसमें उत्परिवर्तित कृत्रिम रूप से उसमें क्या करवाया गया, कृत्रिम रूप से उसमें उत्परिवर्तन कराया गया, उसकी जीनी संरचना में हेर फेर किया गया, और ये काम करने के लिए हम गामा किरणों का इस्तेमाल करते हैं, और उन गामा किरणों से उसमें उत्परिवर्तन कराया गया, और जब तक उत्परिवर्तन कराया गया तब तक कि हमें बेस्ट रिजल्ट ना मिले। जब वो उत्परिवर्तन सकारात्मक हो गया तो उसको एक किस्म बना दी गई और उस किस्म का नाम है पूसा दिव्या। तो अब ये भी बता दिया है मैंने कि उत्परिवर्तन कैसे कराते हैं, उत्परिवर्तन के लिए किस्म को कैसे बनाते हैं, उसकी जो जीनी संरचना होती है उस जीनी संरचना को क्या करते हैं, हेर फेर कर देते हैं, बदल देते हैं कृत्रिम रूप से, और जब ये फायदेमंद होती है तो इसको किस्म बना देते हैं, अगर ये नुकसानदायक होती है तो इसके जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फिर नए तरीके से उसको बनाया जाता है। तो समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, बिल्कुल अगर आपको बहुत कुछ सीख के जाना है तो पूरी क्लास अटेंड करना, अगर आपको बोरिंग लग रही है तो जा सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, टमाटर की कौन सी किस्म रस और चटनी बनाने हेतु उपयुक्त है, टमाटर की कौन सी किस्म रस और चटनी बनाने हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पूसा गौरव, बी है हमारा पूसा दिव्या, सी है हमारा अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब, टमाटर की कौन सी किस्म रस और चटनी बनाने हेतु उपयुक्त मानी गई है, पूसा गौरव, पूसा दिव्या, अर्का मेघाली या फिर पूसा रूबी। क्या होगा इसका जवाब, टमाटर की कौन सी किस्म रस व चटनी बनाने हेतु उपयुक्त है। जिसने इसका जवाब दिया है पूसा रूबी, जिसने इसका जवाब पूसा रूबी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा रूबी होती है वो क्या किस्म है, ये देखिए, ये तो एक बात तो सबसे पहले बता देता हूँ, पूसा रूबी टमाटर की सबसे बेस्ट क्वालिटी की क्या है, टमाटर की सबसे बेस्ट क्वालिटी की किस्म मानी जाती है। और ये किस्म क्या है, इससे मुख्य रूप से एक तो रस निकाला जाता है और चटनी बनाई जाती है, यानी कि जो टमाटर सॉस वगैरह होता है वो, और रस भी निकाला जाता है और क्या किया जाता है, और इससे चटनी भी बनाई जाती है। तो टमाटर की चटनी और रस निकालने के लिए मुख्य रूप से तो देखिए टमाटर की चटनी और रस के लिए है, टमाटर सॉस और केचप जो होता है उसके लिए नहीं है। ध्यान रखना, टमाटर का रस निकालने के लिए और चटनी के लिए पूसा रूबी किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपका बहुत बड़ा क्लियर होगा अभी इस सवाल के अंदर। देखिए किस्म है, टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार के होते हैं, टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पंजाब छुआरा, बी है हमारा पूसा दिव्या, सी है हमारा अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। जवाब देना है आपको, टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार के होते हैं, टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पंजाब छुआरा, बी है हमारा पूसा दिव्या, सी है हमारा अर्का मेघाली और डी है हमारा पूसा रूबी। जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब, टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार के होते हैं, पंजाब छुआरा, पूसा दिव्या, अर्का मेघाली, पूसा रूबी। क्या होगा इसका जवाब, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला पंजाब छुआरा, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए पंजाब छुआरा जो किस्म है उसके जो फल होते हैं
उसका जो टमाटर होता है, पंजाब छुआरा किस्म का जो टमाटर होता है, उसका जो फल होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। सत्यानाशपाती नहीं, सत्यानाशपाती नहीं बच्चों, नाशपाती, सत्यानाशपाती नहीं, नाशपाती की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नाशपाती जो होती है उस आकार का होता है। टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती के आकार के होते हैं? पंजाब छुआरा के। अब सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ छुआरा किसकी वैरायटी है, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको ऑप्शन में वो देगा टमाटर भी देगा, उसको ऑप्शन में वो खजूर भी देगा, उसको बेर भी देगा, और उसको वो ऑप्शन में आपको वो लहसुआ भी देगा। तो बच्चे सोचते हैं छुआरा, दैट मीन्स छुआरा तो खजूर होगा, लेकिन छुआरा खजूर की वैरायटी नहीं है, छुआरा बेर की वैरायटी है। छुआरा बेर की वैरायटी है, ध्यान से सुन लो, छुआरा बेर की वैरायटी है। और जो पंजाब छुआरा है वो टमाटर की वैरायटी है। पंजाब छुआरा किसकी है? टमाटर की वैरायटी है। वैरायटी दैट मीन्स किस्म, ठीक है। समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली किस्म है हमारी, टमाटर की कौन सी गृह वाटिका हेतु उपयुक्त किस्म है? टमाटर की कौन सी किस्म गृह वाटिका हेतु उपयुक्त है? अब यहाँ पर भी स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है गृह वाटिका। पहले गृह वाटिका बता देता हूँ। गृह वाटिका को इंग्लिश में बोला जाता है किचन गार्डन। किचन गार्डन क्या होता है? बेसिकली गृह वाटिका या किचन गार्डन वो चीज़ होती है जहाँ पर घर के आसपास जो छोटी मोटी खाली जगह पड़ी होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? परिवार की सब्जियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब्जियों को उगाते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हम गृह वाटिका कहते हैं या किचन गार्डन कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और क्लियर कर देता हूँ मैं आपका। देखिए, एक बार सवाल पूछा गया था ICR के एग्जाम में कि जो बाग लगाने की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? बाग लगाने की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन में था औपचारिक, फिर था अनौपचारिक, फिर था गृह वाटिका, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था उस समय, वो राइट आंसर था गृह वाटिका। तो ध्यान रखना, बाग लगाने की सबसे पुरानी विधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है गृह वाटिका, ठीक है। देखो पीछे लिखा गया है वाटिका। वाटिका का मतलब भी गार्डन ही होता है, ठीक है। वाटिका शैम्पू वाला वाटिका नहीं, ये वाटिका का मतलब क्या है? ये वाटिका का मतलब है उससे, गार्डन से, ठीक है, समझ गए। तो अब ध्यान है ना, अब ध्यान रखना गृह वाटिका क्या होता है। और गृह वाटिका सबसे पुराना ओल्ड ऑर्चार्ड मेथड है, पुराना उद्यान, सबसे पुरानी उद्यान विधि। अब यहाँ पर पूछा गया है कि टमाटर की कौन सी किस्म गृह वाटिका है तो उपयुक्त है? गृह वाटिका में लगाएंगे, दैट मीन्स गृह वाटिका की हमारी जो क्षेत्रफल होता है गृह वाटिका का वो छोटा होता है, तो उसके अंदर जो पौधा लगाएंगे वो भी छोटा होगा, और उस पर जो फल लगेंगे वो भी मीडियम आकार के लगेंगे, ज़्यादा बड़े आकार के नहीं लगते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंगूर लता, बी है हमारा केक रूट, सी है हमारा पूसा रूबी, और डी है हमारा रूबी। जवाब देना है आपको। टमाटर की कौन सी किस्म गृह वाटिका हेतु उपयुक्त होगी? जिसने जवाब दिया है अंगूर लता, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, जो बच्चे अंगूर लता जब पढ़ते हैं ना इस किस्म को, तो उनका दिमाग में यही जाता है कि अंगूर लता दैट मीन्स जो अंगूर लता किस्म है वो अंगूर की है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, पहले इसका फंडा क्लियर कर देता हूं मैं कि गृह वाटिका हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? गृह वाटिका हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है अंगूर लता को, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सवाल वो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी अंगूर की किस्म है, ठीक है, कौन सी अंगूर की किस्म है पूछेगा, उसमें देगा वो अंगूर लता, फिर एक ओरिजिनल किस्म देगा जो अंगूर की होगी, सपोज दैट थॉमसन सीडलेस दे दी उसने, फिर थॉमसन सीडलेस वो ऐसी दूसरी जो उसकी ओरिजिनल किस्म होगी ना अंगूर की, वो ओरिजिनल अंगूर की किस्म को वो मिलते जुलते किस्मों से देगा। जैसे जालोर सीडलेस किसकी है? अनार की है, तो वैसे थॉमसन सीडलेस दे देगा, तो ताकि स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि थॉमसन सीडलेस भी अनार की ही होगी। फिर अंगूर लता वो सोचेगा कि अंगूर लता अनार की होगी, फिर वो सोचेगा एक किस्म वो दे देगा कोई गलत, और इस प्रकार से जिसने अंगूर लता को पकड़ लिया वो छोड़ देगा, जिसने थॉमसन सीडलेस को पकड़ लिया वो भी छोड़ देगा, और जिसको एग्जैक्ट करेक्ट वैरायटी याद होगी वो ही उसका सही आंसर दे पाएगा। इसलिए देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो इजी ही पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो टफ होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन। आपके जो ऑप्शन होते हैं वो आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपके दिमाग से खेलते हैं, और उस समय जो दिमाग को संतुलन में रखता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु बीज दर होगी। टमाटर की 1 हेक्टेयर में बीज दर कितनी होगी ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 400 से 500 ग्राम, बी है हमारा 100 से 200 ग्राम, सी है हमारा 150 से 200 ग्राम, और डी है हमारा 350 ग्राम। अब जवाब आपको देना है टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु बीज दर कितनी होती है। टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु बीज दर बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 400 से 500, बी है हमारा 100 से 200, सी है हमारा 150 से 200,
250 सी है हमारा 350 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर जब आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाए कि टमाटर की 1 हेक्टेयर में बीज दर, तो वो आपसे सामान्य बीज दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सामान्य बीज दर पूछ रहा है, और उस समय आपको सामान्य बीज दर पर टिक करना है। तो यहाँ पर सामान्य बीज दर क्या है? सामान्य बीज दर है 400 से 500 ग्राम। लेकिन अगर वो आपसे संकर पूछ ले कि संकर बीज दर कितनी होगी, तो फिर संकर बीज दर जो होगी आपकी वो कितनी होगी? 250 से 300 ग्राम। ठीक है, देखिए जो सब्जियों की बीज दर होती है वो ग्राम के अंदर होती है। ग्राम के अंदर क्यों होती है? क्योंकि सब्जियों के जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो ग्राम के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ है जैसे मिर्ची है, भिंडी है, इनके बीज थोड़े बड़े होते हैं, तो इनकी जो मात्रा होती है वो किलोग्राम में होती है, लगभग 1-1.5, और भिंडी की थोड़ी ज़्यादा होती है, 15 से 20 किलोग्राम। ठीक है, तो अब टमाटर की 1 हेक्टेयर तो बीज दर कितनी हो जाएगी? सामान्य पूछता है तो 400 से 500 ग्राम। अगर वो संकर पूछता है तो संकर कितनी हो जाएगी आपकी? संकर किस्म की बीज दर हो जाएगी आपकी 125 से 175 ग्राम होती है संकर की, ध्यान रखना, 150 से 250 नहीं है, 125 से 175 ग्राम बीज दर संकर की होती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सारे फंडे क्लियर करेंगे, पूरी क्लास अटेंड करना, थोड़ी सी और बची है। देखिए टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु पौध कितने क्षेत्रफल में तैयार की जा सकती है? टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु पौध कितने क्षेत्रफल में तैयार की जा सकती है? जवाब देना है आपको, टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु पौध कितने क्षेत्रफल में तैयार की जा सकती है? 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 500 वर्ग मीटर। फिर इससे रिलेटेड 1-2 सवाल और बताऊंगा आपको। बताइए जल्दी से, टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु पौध कितने क्षेत्रफल में तैयार की जा सकती है? 100 वर्ग, 200 वर्ग, 250 वर्ग या 500 वर्ग मीटर। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है 500 वर्ग मीटर उनका तो गलत है, और जिसने 250 वर्ग मीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु पौध होती है वो पौध कितनी होती है? टमाटर की 1 हेक्टेयर हेतु पौध रखते हैं 250 वर्ग मीटर। कितनी रखते हैं? 250 वर्ग मीटर पौध रखते हैं। और जो नर्सरी होती है हमारी, उस नर्सरी की पौधशाला को अगर उपचारित करने का रसायन पूछ ले, क्योंकि पीछे सुपरवाइजर के एग्जाम में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे था? क्वेश्चन ऐसे था कि नर्सरी की पौधशाला को उपचारित करने के लिए किस प्रकार के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो रसायन कौन सा था? वो रसायन था फार्मेलिन। कौन सा रसायन था? फार्मेलिन रसायन था। ध्यान रखना, मिट्टी को उपचारित करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को। जब फसल उगी हुई होगी तब फार्मेलिन का छिड़काव नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ तब किया जाता है जब फसल उगानी होती है। तो उसके लगभग 1 से 1.5 माह पहले या 1 माह पहले या 15 दिन पहले क्या करते हैं हम उसकी मिट्टी को उपचारित कर लेते हैं, जिससे उसके अंदर जितने भी रोगजनक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके बिल्कुल फंडा क्लियर कर दिया मैंने। 250 वर्ग मीटर होता है स्पेसिफिक, सभी जो नर्सरी होती है उसमें लगभग 250 मीटर ही होता है। लेकिन कोई जो सब्जी होती है उसकी अगर बीज दर ज़्यादा होती है तो उसको अधिक रख सकते हैं उसकी। ठीक है, वैसे सबकी 250 मीटर ही रखते हैं। अब आप कहोगे सर भिंडी का बीज दर, भिंडी का जो बीज होता है वो बड़ा होता है तो उसकी कितनी होगी? तो देखिए भिंडी के अंदर पौध तैयार नहीं की जाती है, भिंडी के अंदर पौध तैयार नहीं की जाती है, भिंडी को डायरेक्टली सीधा उगाया जाता है, भिंडी को डायरेक्टली सीधा उगाया जाता है क्योंकि इसका बीज थोड़ा बड़ा होता है। अब ये भी बता देता हूँ मैं कि पौध क्यों तैयार करते हैं। देखिए पौध तैयार करने का मतलब ये होता है, पौध को नर्सरी में तैयार रखने का मतलब ये होता है कि जब हम पौधे को उगाते हैं तो उनके बीज क्या होते हैं? उनके बीज होते हैं छोटे होते हैं उनके बीज। तो अगर अपन 1 हेक्टेयर में बोएंगे तो उनका बीजों को सीड ड्रिल के सहायता से बोया जाना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में ही पास में क्या कर देते हैं, बीजों को उगा लेते हैं। और छोटे क्षेत्र में क्या हो सकता है कि छोटे क्षेत्र में हम उन पौधों को, जो छोटे नवजात पौधे होते हैं, उनका देखभाल हम आसानी से कर सकते हैं, उनको छाया में उगा सकते हैं। लेकिन जब हम एक क्षेत्रफल में उगा देंगे तो क्या होगा कि उन सभी की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब पौधा छोटा होता है तो उसको हम नर्सरी में उगाते हैं और देखभाल करते हैं, छाया में उगाते हैं, बीज भी छोटा होता है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, जब हम नर्सरी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, है ना। तो अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की कौन सी किस्म विदेशी है? टमाटर की कौन सी किस्म विदेशी है बताना है आपको। रूबी है, रोमा है, केकरूथ है या फिर सिलेक्शन 120 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, टमाटर की कौन सी किस्म विदेशी है? ए, बी, सी या डी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला रोमा, बिल्कुल सही जवाब है। जो टमाटर की विदेशी किस्म मानी जाती है और टमाटर की विदेशी किस्म कौन सी मानी जाएगी? रोमा विदेशी किस्म मानी जाएगी। रूबी नहीं है, रोमा है। ठीक है, बाकी केकरूथ है, सिलेक्शन 120 है, ये भी टमाटर की किस्में है लेकिन नहीं है, ये विदेशी किस्में नहीं है। और रूबी किसकी किस्में? रूबी अनार की किस्में। आगे फंडा क्लियर कर दूंगा मैं आपका, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए क्या है, लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सी सरप्राइज भी है। टमाटर की कौन सी किस्म संसाधन हेतु उपयुक्त है?
टमाटर की कौन सी किस्म संसाधन हेतु उपयुक्त मानी जाती है। संसाधन का मतलब क्या होता है, सॉस और अचार, अचार तो नहीं बनता टमाटर का, सॉस और केचप बनाने के लिए टमाटर की कौन सी किस्म उपयुक्त मानी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रसाधन भी बोलते हैं, संसाधन भी बोलते हैं और प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। तो अब रूबी होगी, अर्का विकास होगी, अर्का सौरभ होगी या फिर सिलेक्शन 120, क्या होगा इसका जवाब, टमाटर की कौन सी किस्म संसाधन हेतु प्रयुक्त मानी जाती है या उपयुक्त मानी जाती है। जिसने इसका जवाब नंबर सी दिया है अर्का सौरभ, बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर की कौन सी किस्म संसाधन हेतु उपयुक्त है, टमाटर की अर्का सौरभ किस्म, टमाटर की अर्का सौरभ किस्म किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, टमाटर की अर्का सौरभ जो किस्म है वो मानी जाती है संसाधन हेतु उपयुक्त, मतलब वो मानी जाएगी आपकी उसके टमाटर सॉस बनाने के लिए और केचप बनाने के लिए बिल्कुल सटीक ढंग से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की प्रति हेक्टर उपज है, टमाटर की प्रति हेक्टर उपज कितनी होगी, उपज बतानी है आपको, टमाटर की प्रति हेक्टर उपज बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 250 से 300 क्विंटल, बी है हमारा 50 से 100 क्विंटल, सी है हमारा 150 से 200 क्विंटल और डी है हमारा 500 क्विंटल प्रति हेक्टर। टमाटर की प्रति हेक्टर उपज बतानी है आपको, टमाटर की प्रति हेक्टर उपज 250 से 300 क्विंटल, 50 से 100 क्विंटल, 150 से 200 क्विंटल और 500 क्विंटल। जवाब आपको देना है, क्या होगा इसका जवाब, टमाटर की उपज पूछी है, बार बार सवाल पूछा जाता है देखिए इस प्रकार का, जो इसका जो जवाब होगा वो इसका बताइए, इसका जवाब क्या होगा। इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सामान्य बीज दर जो होती है वो होती है, सॉरी सामान्य उपज जो होती है वो होती है 250 से 300 क्विंटल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य उपज कितनी होगी, तो वो उपज कितनी मानी जाएगी, 250 से 300 क्विंटल उसकी उपज मानी जाएगी। अगर आपसे संकर पूछा जाता है कि संकर उपज कितनी होती है, तो संकर उपज होगी 250 से 300 क्विंटल। ठीक है, सामान्य तो होगी आपकी 400 से 500 क्विंटल और संकर कितनी होगी, संकर होगी 250 से 300 क्विंटल। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की फसल ज्यामिति। अब टमाटर की फसल ज्यामिति बताना है आपको कितनी होती है। फसल ज्यामिति जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ, फसल ज्यामिति का मतलब क्या होता है। देखिए फसल ज्यामिति का मतलब होता है जब हम पौधे को खेत में लगाते हैं तो उसकी पौधे से पौधे की दूरी और उसकी पौधे से लाइन की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, यही हमारी क्या होती है, फसल ज्यामिति होती है। तो जो सबसे पहले लिखी जाती है वो लिखी जाती है लाइन से लाइन की दूरी, जो हमेशा पौधे से पौधे की दूरी की ज़्यादा रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी से ज़्यादा रहेगी, वो रहेगी लाइन से लाइन की दूरी। ठीक है, तो अब देख लीजिए जो पहले लिखी गई है वो क्या है, लाइन से लाइन की दूरी है। ये तीसरा आप कहोगे सर 30 × 50, ये गलत ऑप्शन है, इसका राइट आंसर नहीं है, इसलिए गलत ऑप्शन तो गलत तो कैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 75 × 60। क्या होगा, 75 × 60 इसका आंसर होगा। 75 सेंटीमीटर तो लाइन की दूरी और 60 सेंटीमीटर प्लांट की दूरी रखी जाती है। ध्यान रखना, प्लांट से प्लांट 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 75 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। अब देखिए मक्का जो होता है उसमें भी यही रखी जाती है, लेकिन मक्का का जो स्पेसिफिक होता है उसमें 60 × 25, और ये बार बार पूछा जाता है। मक्का की तो फसल ज्यामिति आपसे बार बार पूछी जाएगी, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। तो मक्का की फसल ज्यामिति याद करनी है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है, टमाटर में फलों का फटना किस तत्व की कमी से होता है। टमाटर के अंदर फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग जिसको बोलते हैं, फ्रूट क्रैकिंग जिसको बोलते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरोन, बी है हमारा कार्बन, सी है हमारा नाइट्रोजन और डी है हमारा मैग्नीशियम। आप सब लोगों को पता है कि टमाटर में फल फट जाते हैं, जो फल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो फटते किस तत्व की कमी के कारण है, ये आपको जवाब देना है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ये एक प्रकार का कायिक विकार है दोस्तों। देखिए फलों का फटना बोरोन की कमी से होता है। चाहे आप कोई सी भी क्रॉप पढ़ रहे हो, अगर उसके अंदर फल फट रहे हैं, फलों में क्रैकिंग हो रही है, फ्रूट क्रैकिंग हो रही है, तो वो हमेशा बोरोन की कमी के कारण होगी। किसकी कमी के कारण होगी, बोरोन की कमी के कारण होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, फलों का फटना बोरोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखिए अब सवाल नहीं है, यहाँ पर आपको बेसिक फंडा क्लियर करूंगा मैं। इसी प्रकार के फंडे आगे भी आएंगे, अब फंडे ही आएंगे, अब क्वेश्चंस हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं। देखिए क्या है, एक किस्म होती है पूसा शीतल, जो किसकी है, टमाटर की है। अब पूसा की जगह यहाँ पर अर्का शीतल हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं अर्का शीतल, पूसा शीतल उनके दिमाग से निकल जाती है और वो सोच लेते हैं कि यार ये ककड़ी की होगी, तो किसकी होगी, टमाटर की होगी, तो वो अर्का शीतल को भी टमाटर की कर देते हैं। तो पूसा शीतल टमाटर की है, अर्का शीतल किसकी है, ककड़ी की है। और सिर्फ शीतल पूछा जाए आपसे तो सिर्फ शीतल किसकी होगी, सिर्फ शीतल खीरे की होगी। सिर्फ शीतल किसकी होगी, कुकुम्बर की होगी। वहां पर खीरा ना लिख के वहां पर कुकुम्बर लिखा हुआ आ गया, फिर क्या करोगे, इसलिए ध्यान रखना कुकुम्बर की होगी, शीतल किसकी होगी, कुकुम्बर की होगी। अब देखिए सबसे जो ज़्यादा झोल होता है, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करने वाला सवाल पूछा जाता है, वो पूछा गया है पीछे किस्मों के रिलेटेड, वो ये पूछा गया पूसा रूबी और
रूबी के बारे में, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो इसको कंफ्यूजन को मैं आज दूर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूसा रूबी पूछा जाता है तो पूसा रूबी का आपको जवाब देना है टमाटर। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ रूबी पूछा जाता है तो रूबी का आपको जवाब देना है अनार। ठीक है, समझ में आ गया है। और ये किस में पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि पीछे भी एग्जाम में पूछी गई है तो अभी भी पूछी जाएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूसा रूबी तो होगी टमाटर की और रूबी होगी हमारी अनार की। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है एक ट्रिक बताता हूँ, अमेजिंग सी। देखिए, कभी नहीं भूलोगे। टमाटर में कितने शब्द हैं सर? 1 2 3 और 4 शब्द हैं सर। अच्छा, पूसा रूबी में कितने शब्द हैं सर? 1 2 3 और 4 शब्द हैं। तो 4 बराबर 4 के बराबर कितना होता है? 4 होता है। 4 बराबर 4, दैट मीन्स पूसा रूबी टमाटर की। 4 शब्द टमाटर में, 4 शब्द पूसा रूबी में। तो बस पूसा रूबी को याद रख लेना, बाकी बची हुई रूबी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि पूसा रूबी इसमें 4 शब्द है और टमाटर में भी 4 शब्द है। दैट मीन्स पूसा रूबी और टमाटर दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए मिले हुए हैं और पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। ठीक है, फिर जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पूसा रूबी और टमाटर की कौन सी किस्म है, तो पूसा रूबी का आप खट से कह दोगे या कि पूसा रूबी तो टमाटर की है तो रूबी ही अनार की होगी। ठीक है, फंडा क्लियर है। न्यू स्टूडेंट अभी जुड़े हो थोड़ी देर पहले तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगला सवाल क्या है? देखिए, मैंने इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, आप थोड़ा लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद में इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, सेव हो जाती है क्लास। टमाटर में ब्लाची रिपनिंग कायिक विकार किस तत्व की कमी से होता है? टमाटर में ब्लाची रिपनिंग कायिक विकार किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैल्शियम, बी है हमारा कार्बन, सी है हमारा नाइट्रोजन, डी है हमारा मैग्नीशियम। टमाटर में ब्लाची रिपनिंग, जो ब्लाची रिपनिंग डिजीज होती है, कायिक विकार होता है, वो किस तत्व की कमी से होता है? देखिए, मैं कायिक विकार बहुत बार समझा चुका हूँ, पहले इसका जवाब दूंगा फिर कायिक विकार वापस से समझाऊंगा। कायिक विकार इसका क्या आंसर होगा? ब्लाची रिपनिंग जिसने जवाब दिया है ऑप्शन, देखिए जो इसका जवाब होगा वो इसका जवाब होगा पोटेशियम। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब पोटेशियम होगा, लेकिन बाय मिस प्रिंट यहाँ पर मैग्नीशियम प्रिंट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुंह से बोल के बता देता हूँ आपको। जो ब्लाची रिपनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो किससे होता है? वो पोटेशियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, पोटेशियम से होगा, पोटेशियम से होगा मिस प्रिंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सुनते नहीं है पोटेशियम। ठीक है, देखिए अब मैंने कायिक विकार बताना था आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो कायिक विकार क्या होता है। देखो जो हमारे पौधे होते हैं, फल वृक्ष होते हैं, या हमारी जो फसलें होती हैं, उन फसलों में तो कायिक विकार बहुत कम, ना के बराबर होता है, लेकिन जो हमारे सब्जियां और फल होती हैं उसमें कायिक विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कायिक विकार में होता क्या है? कायिक विकार में किसी भी एक, या तो कोई एक पोषक तत्व की कमी होगी, या किसी एक पोषक तत्व की अधिकता होगी, या कोई ना कोई वातावरण की प्रतिकूल परिस्थिति होगी, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। फेवरेबल मतलब उसके फेवर में, उसके अनुसार, और अनफेवरेबल मतलब उसके अनुसार नहीं, उसके विपरीत, उल्टा। ठीक है, तो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जब होती है तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है? कायिक विकार हो जाता है। उसमें क्या होता है? इसमें जो पौधे का बाय स्ट्रक्चर होता है उसमें बदलाव आ जाता है, जैसे पत्तियों का मुरझा जाना, जैसे फलों का फट जाना, जैसे फलों का गिर जाना, फूलों का गिर जाना। ये इस प्रकार के जो विकार होते हैं ये कायिक विकार कहलाते हैं। ये कीटों और रोगों से अलग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व की कमी से, या फिर ये किसकी कमी से होते हैं? वातावरण की प्रतिकूल, यानी वातावरण की उल्टी परिस्थितियों के कारण या खराब वातावरण के कारण। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा टमाटर का कायिक विकार है? ठीक है, इसको कायिक विकार भी बोलते हैं, इसको दैहिक व्याधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दैहिक व्याधि भी बोलते हैं बच्चों। कायिक विकार और दैहिक व्याधि दोनों एक ही शब्द हैं, कंफ्यूज ना होना है आपको। ठीक है, नहीं हो जाना। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोल्डन फ्लेक, बी है हमारा सन कोल्ड, सी है हमारा फ्रूट क्रैकिंग और डी है हमारा उपरोक्त सभी। अब आपको जवाब देना है टमाटर में कौन सा टमाटर का कायिक विकार होगा, निम्न में से कौन सा टमाटर का कायिक विकार होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर में कौन सा टमाटर का कायिक विकार है? टमाटर का जो कायिक विकार है वो गोल्डन फ्लेक है, सन कोल्ड है, फ्रूट क्रैकिंग है, और इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, जो इसका कायिक विकार होता है वो क्या होता है? इसका कायिक विकार हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, अगर आपको ये क्रॉप पढ़नी है, टोमेटो की क्रॉप अगर आपको थियोरटिकल पढ़नी है तो ये थियोरटिकल क्रॉप की क्लास आज आपको लगा दी जाएगी। मैं आपसे समय पूछ लूँगा और आपको थियोरटिकल क्लास आपकी लगा दी जाएगी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, लिंक जब मैं आपको दूं तो उस लिंक को शेयर करना है, उस लिंक को आपको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसका क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, टमाटर की पौध
तैयार होने में कितना समय लगता है? टमाटर की पौध तैयार होने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2 से 3 सप्ताह, सी है हमारा 3 से 4 सप्ताह और डी है हमारा 4 से 5 सप्ताह। तो टमाटर की पौध तैयार होने में कितना समय लगता है? जवाब आपको देना है टमाटर की पौध तैयार करने में कितना समय लगेगा, ए, बी, सी या फिर डी। टमाटर की पौध तैयार होने में समय बताना है आपको। देखिए इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जिसने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है 4 से 5 सप्ताह बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर की पौध तैयार करने में कितना समय लगेगा? टमाटर की पौध तैयार करने में 4 से 5 सप्ताह का समय लगेगा। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की मोजेक रोग किससे होता है? टमाटर का मोजेक रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कवक, बी है हमारा जीवाणु, सी है हमारा विषाणु और डी है हमारा शैवाल। अब बस 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो पूरी क्लास अटेंड करना, आपको बहुत कुछ सीखोगे आप। टमाटर की मोजेक रोग किससे होता है? टमाटर का मोजेक रोग बताना है आपको किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कवक, बी है हमारा जीवाणु, सी है हमारा विषाणु और डी है हमारा शैवाल। अब देखिए जो ये रोग होता है, ये रोग किससे होता है? टमाटर का जो मोजेक रोग है, आपको अगर मोजेक रोग कहीं पे भी दिखता है तो सीधा वायरस पर टिक करना है। किस पे टिक करना है? वायरस पे टिक करना है। तो टमाटर का जो मोजेक रोग है वो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की पर्णकुंचन रोग। पर्णकुंचन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ कर्ल, कुंचन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जैसे कर्ली हेयर होते हैं ना, किसके? कर्ली हेयर, दैट मीन्स वो गोल गोल घूमे हुए से जो हेयर होते हैं, वो घुंघरालू से जो बाल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सिकुड़ जाते हैं, इसलिए ऐसे बाल होते हैं। तो पर्णकुंचन रोग किससे होता है? टमाटर का पर्णकुंचन रोग किससे होगा? टमाटर का पर्णकुंचन रोग होगा वायरस से। और ये जो पर्णकुंचन या लीफ कर्ल रोग है, ये सब में एक ही प्रकार से होता है, सब में एक ही प्रकार से होता है। टमाटर का पर्णकुंचन रोग जो है सब में एक ही प्रकार से होगा, वायरस के द्वारा ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है, आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा क्योंकि जो क्लासरूम है वो रोड के ऊपर है। अगला सवाल देखिए, टमाटर की पर्ण अगेती अंगमारी किससे होती है? जो टमाटर का अगेती अंगमारी रोग है वो बताना है आपको किससे होता है। टमाटर का अगेती अंगमारी जिसको बोलते हैं, अगेती अंगमारी को बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कवक, बी है हमारा जीवाणु, सी है हमारा विषाणु और डी है हमारा शैवाल। बताइए जल्दी से, टमाटर की पर्ण अगेती अंगमारी किससे होगी? कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर शैवाल से? जिसने इसका जवाब दिया है कवक द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। जो टमाटर की अंगमारी रोग है वो किसके द्वारा होती है? टमाटर का अंगमारी अगेती अंगमारी कवक से होता है। उस कवक का नाम भी बता देता हूं मैं आपको, उस कवक का नाम होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के द्वारा होता है। वैसे तो आपके इतना टफ नहीं पूछा जाएगा कि कवक का नाम भी बताओ, वो किस ऑर्डर का है ये भी बताओ, लेकिन मैंने बता दिया, सुन लिया आपने, थोड़ा बहुत दिमाग में ध्यान रखना। जिसके पीछे सोलेनाई आ जाए तो अल्टरनेरिया सोलेनाई किसका हो जाएगा? टमाटर का कवक जनित रोग है वो कवक हो जाएगा उसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 स्लाइड बची है। इन 2 स्लाइड्स में मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल बताऊंगा, फंडे क्लियर करूंगा। देखिए यहाँ पर एक रोग दिया गया है आर्द्रगलन। अब ये आर्द्रगलन रोग होता क्या है? ये पहली बात तो यह है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है और बहुत बार लगती है। और कहाँ पर लगती है? सबसे ज़्यादा ये लगती है पौधशाला में। क्यों लगती है? क्योंकि पौधशाला में क्या रहता है? पानी अधिक रहता है और पौधे छोटे रहते हैं और उनका जो तना होता है वो तना अधिक पानी के कारण रोट हो जाता है या फिर सड़ जाता है। और जैसे ही तना सड़ता है पौधा धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो पौधा मैंने बताया है, तो पौधा कितना रहता है? आपकी जो एक स्केल है, स्केल होती है आपकी नॉर्मल सी जो छोटी सी स्केल होती है, उसी साइज का पौधा होता है उस समय। और उस समय क्या होता है? उसका जो तना होता है, उस तने की जो मोटाई होती है वो आपकी पेन की जो रिफिल होती है, मीडियम सा जो आपका पेन होता है उसकी रिफिल होती है, उससे हल्का सा थोड़ा सा मोटा होता है, इतना सा तना होता है। और जब ये तना बार बार पानी के संपर्क में आता है या पानी भरा रहता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? ये तना धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि एक कवक होता है जिसका नाम होता है पीथियम एफिनिडर्मेटम। क्या होता है? पीथियम एफिनिडर्मेटम एक कवक होता है। और ये कवक जब उन पौधशाला में संपर्क में आ जाता है तो ये भी क्या कर देता है? उस तने को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है। और उसके कारण क्या होता है? आर्द्रगलन हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो मेन कारण क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, पौधे के तने के पास पानी भरा रहने से तना गल जाता है और पौधा सीधा नीचे गिर जाता है। या फिर कवक पूछ लिया जाए आपसे कि कवक कौन सा है, तो कवक लिखना है आपको पीथियम एफिनिडर्मेटम, कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ये सवाल बार बार आया हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये सवाल बार बार आया हुआ है।
सिंपल सा सवाल तो यही पूछ लिया जाता है बहुत बार तो कि आर्द्रगलन कहाँ पर लगने वाला रोग है, तो आर्द्रगलन सबसे ज़्यादा पौधशाला में लगने वाला रोग है। या फिर इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा जाता है कि पौधशाला में सबसे भयंकर लगने वाला रोग कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, आर्द्रगलन रोग होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है, नेक्स्ट है हमारा टमाटर की किस्में। अब देखिए टमाटर की किस्में बार बार पूछी जाती है, टमाटर की किस्में, तो टमाटर की किस्मों पे आपको ध्यान देना है कि टमाटर की किस्में कौन कौन सी होगी। देखिए पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा अर्ली ड्वार्फ, फिर उसके बाद में है अर्का अभिजीत, फिर उसके बाद में है हिसार लालिमा, फिर उसके बाद में है हिसार अनमोल, फिर उसके बाद में है अर्का आहुति, रेड पल्प है, रेस पल्प नहीं है, रेड पल्प है, फिर उसके बाद में सीट 72, फिर उसके बाद में है ड्वार्फ मनी मेकर, फिर उसके बाद में अर्का आशीष, फिर उसके बाद में है बेस्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद में है साउक्स। तो ये किस्में क्या थी, ये किस्में थी टमाटर की, किसकी किस्में थी, टमाटर की किस्में थी। और बहुत ही आपको मैंने सही ढंग से बता दिया है मैंने कि किस किस में क्या क्या होता है। अब देखिए आपको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो बच्चों एक बार। स्क्रीनशॉट के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया होगा, अभी तक भी नहीं लिया क्या स्क्रीनशॉट, नहीं लिया कोई बात नहीं, अब जिसने ले लिया ले लिया, जो रह गया जो रह गया, इसका भी ले लीजिए, 3 सेकंड का समय देता हूँ, ले लीजिए जल्दी से, बहुत काम देगा आपके। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे को ये क्लास पसंद आई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी मैं थ्योरी वाली क्लास भी लाऊंगा आपके सामने, हो सकता है आज लाऊं या हो सकता है कल लाऊं, तो थ्योरी वाली क्लास भी लाऊंगा मैं। और उसका जो टाइम है वो डिसाइड मेरे को अभी तक मैं नहीं कर पाया हूं, तो टाइम डिसाइड करने के लिए मैं अभी एक कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा, तो आपको बताना है कि अब नई क्लास का टाइम कौन सा सूटेबल रहेगा। देखिए सुबह वाला और जो शाम वाला स्लॉट है वो तो बिल्कुल बुक है, उस समय नहीं बताना है आपको, उसके अलावा समय बताना है आपको। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन दूंगा, दोनों में से जिस पे से सबसे ज़्यादा टिक आएंगे, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, उस पर मैं क्या करूँगा, उस पर मैं सबसे ज़्यादा आपको उस समय में क्लास दे दूंगा। और उसका जो लिंक है उस वोट का वो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर टिक करो और जाओ और वोट दो और बताओ कि कौन सा समय सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और घर पर रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।